So hello dear students, welcome to the class and welcome to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के साइंस के ऊपर, कक्षा 9 विषय विज्ञान के ऊपर। हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जिसमें कि हमने काफी इंटरेस्टिंग जो बातें हैं आपके एग्जाम में आने वाली जो इंपॉर्टेंट होती हैं उनको डिस्कस किया है ना। और आज की क्लास में भी हम लोग एक ऐसे ही टॉपिक को लेने जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको जो डेली कहता हूँ फिर से रिपीट कर देता हूँ कि याद करना और पढ़ना दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अपना महत्व रखती हैं, लेकिन साथ ही साथ रिवीजन उसके इक्विवेलेंट जो है इंपॉर्टेंस रखता है पढ़ाई में आपकी। तो अगर आप रिवीजन करते हैं तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है, आपको चीजें जो होंगी आपके दिमाग में पहले से मिलेगी, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ और समझते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बातों को। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उससे आप सभी जो है इंट्रोड्यूस होंगे, आप लोग जानते होंगे उसके बारे में, है ना, परिचित होंगे। और हम लोग बात करने जा रहे हैं आज मोशन के बारे में। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं मोशन के बारे में। सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, ठीक है। मोशन का क्या मतलब होता है, तो मोशन को समझने से पहले हम लोग अपनी जो डेली लाइफ है उसमें जो हमारे एग्जाम्पल हैं उनको लेते हैं कि मोशन हमें दिखता कहाँ है, फिर उसकी हेल्प से जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। सो हमारे डेली लाइफ में हम ये देखते हैं कि जब हवा चलती है, जब विंड चलती है, तो जो पत्ते हैं वो हिलते हैं पेड़ों के, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी वेन्स होती है, नसें होती हैं, उनमें ब्लड जो है फ्लो करता है ना। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, हम लोग खुद एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, एक गाय जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चलती है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे जो डेली लाइफ है उसमें बहुत सारी मूवमेंट हमको देखने को मिलती है, हरकत देखने को मिलती है। क्या कहा मैंने? मूवमेंट देखने को मिलती है। अब इस मूवमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज आप अगर बात करें मॉर्निंग में 9 o'clock की, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग में 9 o'clock की। तो सपोज आप अभी अपने घर पर है, आप अभी अपने होम है, ठीक है। उसके बाद अगर 10 बजे आप लोग जो है अपने स्कूल पहुंच जाते हैं, 10 AM आपका होता है अपने स्कूल में, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर टाइम जैसे ही चेंज हुआ वैसे ही आपकी पोजीशन भी चेंज हुई। विद चेंज इन टाइम आपकी पोजीशन भी चेंज हुई। मोशन में हम इसी बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसा हो। तो विद चेंज इन टाइम, विद चेंज इन टाइम, अगर आपको चेंज इन पोजीशन मिले किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम सिंपली वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो मोशन को डिसाइड करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए। अब ये मोशन जो है किस किस टाइप से हो सकता है, आप ये देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो सीधे भाग सकता है, कोई ऐसे सांप की तरह चल सकता है ना, कोई सर्कुलर पाथ पे चल सकता है ना, कोई हम देखते हैं कि जो पेंडुलम है, पेंडुलम जैसे हमारी वॉल होती है, वॉल क्लॉक होती है, सॉरी, वॉल क्लॉक के नीचे एक पेंडुलम लटक रहा रहता है ना। तो जैसे ही कोई आवर होता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद जो है वो हिलने लगता है, एक मोशन वो भी हो गया। वाइब्रेटरी मोशन हो गया, जहां पर कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये मोशन जो है अभी हम इसको डिस्कस तो करेंगे आगे, लेकिन मोशन जो है आप जो आपको आपके आसपास दिख रहा है वहां से लेकर, और जो बेसिक जो एटम है, एटम के अंदर भी आप जानते हैं कि एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता है, यानी कि वहां पर भी क्या है, मोशन है। सो मोशन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो हम देखते हैं, जो लिविंग बींग्स है उनको तो हम मोशन में देखते ही हैं। अब अगर हम क्या कहेंगे, दूसरी चीज, जैसे हमने क्या कहा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी चेंज इन पोजीशन हमको दिख रही है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम कहेंगे वो मोशन में है। लेकिन अगर हमको ऐसा नहीं दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहें एक ये पेड़ है, एक ये क्या है, पेड़ है, ठीक है। अब वापस आप 9 बजे आपने देखा मॉर्निंग में, ये पेड़ आपको, ये ट्री आपको जिस पोजीशन पे था वहां पर आप देख के गए। वापस आप जब 10 बजे स्कूल से घर आएंगे, ठीक है, 10 बजे क्या 11 बजे, 10 बजे तो आप स्कूल में होंगे, 11 o'clock पे जब आप घर आएंगे तो वापस से पेड़ आपको उसी पोजीशन पर मिलेगा, वापस से पेड़ आपको उसी पोजीशन पर मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर चेंज इन टाइम तो हुआ है, टाइम तो बढ़ा है, लेकिन इस पेड़ की पोजीशन जो थी वही है। दैट मीन्स कि क्या मैं इसको मोशन में कहूंगा? नहीं, मैं इसे मोशन में नहीं कहूंगा,
क्यों? क्योंकि ये जो है टाइम के साथ इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है। हमने देखा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो चेंज होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। तो इसे हम कहते हैं रेस्ट में, कि जो ट्री है वो रेस्ट में है। बात समझ में आ गई? तो हम दो चीजें समझ चुके हैं कि एक होता है मोशन और एक होता है रेस्ट। रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट जो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। मोशन में कब कहेंगे? जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन में चेंज हो। इन दोनों को हम स्टेट्स ऑफ मोशन कहते हैं, इन दोनों को हम हिंदी में कहते हैं गति की अवस्था। ठीक है, सो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो दो अवस्थाओं में रह सकता है, दो स्टेट्स में रह सकता है मोशन की। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मोशन, नंबर 1 जो मोशन है, जब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है ना, जिसको ही हम नाम देते हैं मोशन। एंड नंबर 2 जो है रेस्ट की पोजीशन, रेस्ट की स्टेट। ठीक है ना? सो कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट की स्टेट में रह सकता है, कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन की स्टेट में रह सकता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अगर यहाँ पर मैं देखूं किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में, तो हो सकता है किसी दूसरे बंदे को वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में ना दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं यहाँ पर, कि सपोज एक बस है और इस बस में एक आदमी बैठा हुआ है। इस बस में क्या बैठा हुआ है? एक आदमी बैठा हुआ है। ये आपका दोस्त है। ठीक है, यहाँ पर एक आपका फ्रेंड बैठा हुआ है इस जगह पर। अब आप यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हो, यहाँ से खड़े होकर के इस बस को देख रहे हो। ये बस जो है आगे की तरफ जा रही है। आपने टाइम देखा 9:01। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा 9:02 पर ये आपके सामने से निकल गई। आपने कहा सर आपने बताया था कि डेफिनेशन टाइम के साथ पोजीशन चेंज हुई। जो ये बस है, ये बस कैसी है? मोशन में है। ये बस कैसी है? कौन सी स्टेट है इसकी? मोशन, यानी कि ये मूव कर रही है। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज, इस बस के अंदर बैठा हुआ जो ये आपका फ्रेंड है, ये भी तो आपको मोशन में दिखेगा। ये भी तो आपको किस में दिखेगा? मोशन में दिखेगा। यानी कि आप क्या कहेंगे? मेरा फ्रेंड जो है वो कौन सी स्टेट में है? मूवमेंट कर रहा है, यानी मोशन में है। ठीक है, बट अगर आपके फ्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो वो बोलेगा 9:01 पर मैं जिस सीट पर बैठा था उसी पर था। ठीक है, जिस सीट पर मैं, जो सीट मुझे मिली थी मैं उस पर बैठा। ठीक है, और 9:02 पर भी मैं उसी सीट पर बैठा हूं। क्या मेरी पोजीशन चेंज हुई? नहीं। दैट मीन्स कि अब की बार यहाँ पर ये पहले तो मोशन में था, अब की बार इसके हिसाब से देखा जाए तो रेस्ट में है। सो यहां से हमको क्या बात पता लगी? कि सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन, कैन बी इन रेस्ट। ठीक है, बट डिपेंड करेगा कि उसको कौन देख रहा है। यहां पर अगर मैं बाहर से देखूंगा तो मुझे ये मोशन में लगेगा, लेकिन अंदर से अगर खड़ा वो खुद को देखेगा, अंदर कोई बस में बैठा हुआ दूसरा पैसेंजर उसको देखेगा, तो उसको लगेगा वो रेस्ट में है। तो दीज आर कॉल्ड स्टेट्स ऑफ मोशन। और इसको हम अब नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि ऐसा हम किसे कहते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसको एक्चुअली हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फिलहाल जितनी बातें हमने लिखी हैं उनको हम कर लेते हैं नोट डाउन। चलिए, सो लिखिए, गति किसे कहेंगे हम? मोशन। गति। हेडिंग डाली हमने गति। गति में क्या लिखेंगे? जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन with respect to time is called motion। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है हमको उसकी स्थिति में परिवर्तन दिखे समय के साथ, तो हम उसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। यहाँ पर हमने टू स्टेट्स ऑफ मोशन का डिस्कस करा था। गति की दो अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 मोशन, जिसमें कि हम कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है। ठीक है, और नंबर 2 होता है रेस्ट, यानी कि जिसे हम कहते हैं विराम की अवस्था। ठीक है, तो ये हो गया गतिमान अवस्था।
और ये हो गया विराम अवस्था। ठीक है, तो दो स्टेट होती है मोशन की, मोशन गति की दो अवस्थाएं होती है, दो अवस्थाएं होती है। कौन सी? गतिमान अवस्था और विराम अवस्था। ठीक है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है एक आदमी के लिए, एक पर्सन के लिए, एक ऑब्जर्वर के लिए, देखो यहाँ पर हम जो टर्म्स यूज करेंगे वो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट, तो जो देख रहा है गति को वो हो गया ऑब्जर्वर, और जिस जिस वस्तु की गति को देख रहे हैं वो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल समझिए। जैसे आप कहते हैं कि सर सपोज एक कोई बॉडी है, वो जो है हमारे एक सपोज बहुत बड़ा सा पत्थर है, एक बहुत बड़ा सा पत्थर है और वो आपके ग्राउंड के ऊपर जो है पड़ा रहता है। ये सपोज कोई बहुत बड़ा सा पत्थर है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर ये पत्थर जो है ये तो हमेशा यहीं पर पड़ा रहता है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। तो आपने खड़े रहकर देखा यहाँ पर, आपने कहा ये तो विराम की अवस्था में है। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसके बाद यहां से उड़ान भरी और आप अंतरिक्ष में चले गए। अब अंतरिक्ष से आप इस पत्थर को देख रहे हो, तो अंतरिक्ष से आप इसको पत्थर को देखोगे तो क्या आपको विराम की अवस्था में दिखेगा? नहीं, क्योंकि पृथ्वी जो है घूम रही है, अर्थ घूम रही है, तो अर्थ के ऊपर ही तो ये पत्थर भी पड़ा है, ये भी आपको घूमता हुआ दिखेगा। आप टाइम देखोगे, टाइम के साथ साथ ये पत्थर ऐसे 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 घूमता रहेगा, है ना। तो आप कहोगे सर अब तो ये क्या है, अब ये कौन सी अवस्था में आ गया? गतिमान अवस्था में। तो दैट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमेशा विराम अवस्था में नहीं रह सकता, वो गतिमान अवस्था में होता है। डिपेंड करता है कि हम उसको किसके सापेक्ष उसके मोशन को देख रहे हैं, किसके सापेक्ष हम उसके मोशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है गतिमान अवस्था में भी हो सकता है, विराम अवस्था में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर उसको किस पॉइंट से देख रहा है और क्या किस जगह पर वो खड़ा है। ठीक है, बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो गति कितने प्रकार की होती है हमारी, सॉरी गति की अवस्थाएं कितनी होती है? दो। ठीक है, अब हम लोग जो है किस गति की, अब गति के प्रकार की बात कर ले। गतियां कितने प्रकार की होती है? तो गति होती है हमारी नंबर 1 सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। नंबर 2 वक्राकार गति, वक्रीय गति, कर्वीलिनियर मोशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, नंबर 3 अगर हम इसे कह ले तो दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, नंबर 4 कंपन गति, वाइब्रेटरी मोशन, है ना। नंबर 5 घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। तो गतियां जो है बहुत प्रकार से हो सकती हैं। ठीक है, और नंबर 6 वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो इतने टाइप की हमारी गतियां होती है। हमको अभी सिर्फ बात करनी है यहाँ पर ये सरल रेखीय गति के बारे में, जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है। ठीक है, और एट लास्ट हमको वृत्तीय गति को भी थोड़ा सा समझना है। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति को भी लास्ट में थोड़ा सा समझना है। बस इन दो के बारे में बात करेंगे, बाकी आप जो है प्रीवियस क्लास में जो है समझ चुके होंगे। ठीक है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट आपसे कर रहा हूँ। तो सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में चल रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक सीधी रेखा में चलता है तो उसकी जो गति कहलाती है वो सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कैसी रेखा में चल रहा है? सीधी रेखा में। ठीक हो गया, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसकी गति को क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। ठीक है, सो सरल रेखीय गति मतलब सीधी रेखा में गति। तो एक रेखा बना देता हूं मैं, ठीक है, और उसमें इसकी गति को हम लोग डिनोट करते हैं। सपोज ये एक रेखा है, ठीक है, तो इस रेखा में ऑब्जेक्ट जो चलेगा वो सरल रेखीय गति करेगा, है ना। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे भी रह सकता है ना, यहाँ इस पॉइंट पर आगे और पीछे जा सकता है, ऊपर और नीचे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आगे और पीछे जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसके मोशन को। ये हो गया इसका ओरिजिन, इसको हम ओ नाम दे देते हैं। ओरिजिन मतलब जहां से वस्तु जो है गति करना प्रारंभ करती है उसे उसका ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है सपोज हम बोल रहे हैं ये रास्ता है जिसकी स्टार्टिंग जो है ओ पॉइंट से हो रही है, वस्तु इसमें ओ पॉइंट से चलना शुरू करेगी। ठीक हो गया। अब हम ये सपोज ये मेजर करते हैं, ये मानते हैं कि जैसे सपोज कोई वस्तु है इसमें ए पॉइंट ओ पॉइंट से चलना शुरू करा और वो ए पॉइंट तक आई। ठीक है,
कहां तक आई, ए बिंदु तक। उसके बाद वो ए से बी बिंदु तक गई और बी से फिर सी बिंदु तक गई, सी से फिर वो वापस बी पर और फिर वापस ए पर आई। समझ रहे हो? लिख लेता हूं इसमें नीचे डिटेल्स। ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये 5-5 किलोमीटर के दायरे में खींची गई है। 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। समझने की कोशिश करना जरा इसे, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज ये एक रास्ता है, इसको बड़ा कर दिया अपने फिगर को, और इस रास्ते पर जो मोशन हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ए बिंदु तक जाता है, उसके बाद बी तक जाता है, फिर वापस सी तक जाता है, फिर सी से वापस बी पर और वापस ए पर आता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर मैं बोलूं कुल दूरी, तो मैं आपसे बोलूं कि कुल दूरी कितनी चली गई, जो भी ये वस्तु थी, कुल दूरी के लिए हम क्या करेंगे भाई, ओ से पहले वो ए तक गया था, फिर ओ से बी तक, फिर ए से बी तक गया, फिर वहां से वो सी तक गया, और सी के बाद वो वापस बी तक आया, और बी के बाद वो वापस ए तक आया। तो ये सारी दूरियां ऐड कर लेंगे ना, यही तो हुआ। तो सपोज ये किलोमीटर में लिखी हुई, सारी दूरियां जो है किस में लिखी गई है, किलोमीटर में लिखी गई है। तो ओ से ए तक कितने किलोमीटर गया भाई, वो 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर 20 के बाद वो ए से बी तक कितने किलोमीटर गया। तो अगर हम देखेंगे ओ से ए से बी और बी से सी, तो टोटल हमारे पास हो रहा है 65 किलोमीटर। ओ से सी तक वो 65 किलोमीटर गया, है ना। और उसके बाद सी से ए तक आया, तो सी से ए तक कितने किलोमीटर हुआ भाई, सी पे 65 है, ए पर 20 है, कितने किलोमीटर हुए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45 किलोमीटर वापस आया वो। कितने किलोमीटर, 45 किलोमीटर। दैट मीन्स कि इसने टोटल जो डिस्टेंस चली है 110 किलोमीटर चली है। इसे हम कहेंगे इसकी दूरी, यानी दूरी को हम अदर टर्म्स में ये भी कह सकते हैं कुल पथ लंबाई। जितना रास्ता उसने नापा, उसकी जो लंबाई होगी वो टोटल कितनी है, उसको हम उसकी दूरी कहेंगे, कुल दूरी कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, कुल पथ लंबाई। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, एक और हमारे पास एक और भौतिक राशि आती है, जिसको हम कहते हैं विस्थापन। जिसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है, देखो दूरी क्या कहती है, दूरी ये कहती है कि मुझे नहीं पता वो आगे गया या पीछे गया। दूरी क्या कहती है, मुझे नहीं पता कि ऑब्जेक्ट आगे गया या पीछे गया। दूरी सिर्फ ये बोलती है कि जितना वो गया उसको नाप लो, जितना दूरी वो जितना लंबाई उसने तय करी उसको नाप लो, और वही मेरा मान होगा, है ना। डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ऑब्जेक्ट आगे गया चाहे पीछे गया। लेकिन विस्थापन को फर्क पड़ेगा। विस्थापन बोलेगा कि अगर तो आगे गया है तो जोड़ दो, लेकिन अगर पीछे गया है तो घटा दो। मतलब कि अगर डिस्टेंस एक डायरेक्शन में शो हो रही है, मतलब पहले ये ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक गया था, इसको ऐसे समझेंगे। पहले ऑब्जेक्ट गया था ओ से सी तक, और फिर ये सी से ए तक आया। मतलब ओ से सी तक तो ठीक जा रहा था, आगे आगे आगे, सी से अचानक पीछे आने लग गया। तो विस्थापन ने बोला ओ से सी तक तो जितना आ रहा है उसको ले लो, उसको जोड़ दो। ओ से सी तक ये 65 किलोमीटर गया था, लेकिन ये सी से ए तक फिर वापस उल्टा विपरीत दिशा में आ रहा है, तो इसको घटा दो। तो हमारा विस्थापन कितना आ जाएगा भाई, 20 किलोमीटर। हमारा विस्थापन कितना आ गया, 20 किलोमीटर। बात समझ में आई। विस्थापन के लिए हमारे दिशा का भी नॉलेज रखना है। एक और तरीका है विस्थापन को निकालने का, ये ज्यादा आसान है। देखो भाई, प्रारंभिक बिंदु ये था जहां से ऑब्जेक्ट ने मोशन करना स्टार्ट करा था, प्रारंभिक बिंदु ये था, है ना। अब देखो प्रारंभिक बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु जो है ये है, ठीक है, ये हो गया प्रारंभिक बिंदु। और
लास्ट में कहां पर आकर रुका, ओ तक, ओ से सी तक गया, सी से फिर वापस ए पर, तो अंतिम में कहां पर आकर रुका, तो अंतिम बिंदु ये है। विस्थापन बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कहीं भी जाओ, तुमने शुरुआत कहां से करी और खत्म कहां पे करा, उसके बीच की दूरी मुझे बता दो। तो आप देख रहे हो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। दैट मीन्स कि विस्थापन जो है 20 किलोमीटर। तो विस्थापन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, विस्थापन जो है, विस्थापन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, विस्थापन जो है प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, प्रारंभिक में कौन सा बिंदु है, अंतिम कौन सा बिंदु है, उन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, वही क्या हो जाएगा, वही जो ऑब्जेक्ट है उसका विस्थापन हो जाएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक सवाल करेंगे और फिर देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया या फिर कितना समझ में नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये क्या बनाया मैंने, कौन सी शेप बनाई है, ये बनाया है वर्ग, स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर आप जानते हैं सारी भुजाएं जो है बराबर होती हैं, स्क्वायर की सारी भुजाएं जो है वो बराबर होती है, ए बी सी डी सारी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है हमसे कि इसकी एक भुजा जो है वो 10 मीटर है, तो सारी भुजाएं कितनी होंगी भाई, 10 मीटर होंगी। सारी भुजाएं कितनी होंगी, 10 मीटर होंगी। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र की सीमा पर 40 सेकंड में एक किसान चक्कर लगाता है। मतलब कि एक चक्कर कितने सेकंड में लगाता है, एक चक्कर 40 सेकंड में। तो एक चक्कर लगाने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए उसका दूरी और विस्थापन बताओगे। चलो दूरी, एक चक्कर में जो दूरी है वो कितनी तय करी भाई, एक चक्कर मतलब सपोज वो ए पॉइंट पर था, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, डी से फिर ए पर आ गया, एक चक्कर हो गया। मतलब कि 10 10 10 10 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, मतलब वो 40 मीटर चल गया एक चक्कर में। विस्थापन बताओ, विस्थापन के लिए हमको क्या देखना है, कहां गया कैसे गया हमें नहीं पता, स्टार्टिंग कहां से करी, ए से, वापस लौट करके कहां पर आया, ए पर, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु वही, तो मतलब कि विस्थापन क्या होगा भाई, विस्थापन शून्य होगा, विस्थापन 0। क्यों, क्योंकि शुरुआत उसने ए से करी थी, लौट कर वापस ए पर आ गया, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की कुछ दूरी ही नहीं रही। ए और ए की क्या दूरी, ए यहां पर, दूसरा ए भी यहां पर, आया भी वो यहां पर, तो दूरी कितनी, 0, ए और ए के बीच की, है ना। तो दैट मीन्स कि विस्थापन क्या हो गया भाई, विस्थापन 0 हो गया एक चक्कर में। अभी हमें कह रहे हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किस स्थान का विस्थापन बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद विस्थापन बताओ हमें। तो पहले ये तो पता लगाओ कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद कहां पहुंचेगा वो, 2 मिनट 20 सेकंड बाद कहां पहुंचेगा। 2 मिनट 20 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करो तो 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 और 20 सेकंड कितना हो जाएगा भाई, 140 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड को मैं 140 सेकंड लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। अब देखो 40 सेकंड में एक चक्कर लगा दिया उसने, फिर 40 में एक और लगा लेगा, फिर 40 में एक और लगा लेगा, तो 120 सेकंड में तो 3 चक्कर लग गए उसके, 120 सेकंड में तो 3 चक्कर लग गए, 3 चक्कर में उसका विस्थापन यहां पहुंच जाएगा। एक चक्कर 40 सेकंड हो गए, फिर एक और चक्कर 80 सेकंड, फिर एक और चक्कर 120 सेकंड, तो ये हो गए। ठीक है, अब उसके बाद बचे कितने, 20 सेकंड, तो 10 सेकंड में यहां पहुंचेगा, फिर 10 सेकंड में यहां पहुंचेगा। मतलब कि अंतिम बिंदु कौन सा हो गया भाई, अंतिम बिंदु हो गया ये वाला। ठीक है, अब मैं हटा रहा हूं इसे, अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु रहा ये वाला, ये वाला, और अंतिम बिंदु रहा ये वाला। तो विस्थापन क्या बोलता है, मुझे नहीं पता वो कितनी देर से चल रहा है, 2 मिनट 20 सेकंड चला या फिर 1 घंटे चला, और मुझे ये भी नहीं पता कि किस रास्ते गया, कहां से गया, बस मुझे ये बताओ कि प्रारंभिक बिंदु क्या था और अंतिम बिंदु क्या था। तो प्रारंभिक बिंदु ए था और अंतिम बिंदु क्या था, सी था। ए और सी के बीच की दूरी निकाल लो। ए और सी क्या है भाई, इस वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं आप, वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं आप, भुजा गुणा अंडर रूट 2
भुजा की गुणा कर देंगे √2 के साथ, ठीक है। भुजा कितनी है 10, √2, इतना मीटर हमारा आंसर है। √2 का मान रख लो, √2 का मान होता है 1.41, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.1 मीटर। उम्मीद करता हूं जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा, नोट डाउन किया होगा। घर से इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।